सबसे पहले आपको खबर दें, पीटीआई एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, फौज और रेंजर्स तलब कर लिए गए। रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। डबल सवारी पर पाबंदी अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, जबकि मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद होगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पीटीआई एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, फौज और रेंजर्स तलब। रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर अच्छे आदमी हैं, उन्हें इस फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई नरमी की तवक्को ना रखे। इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकरीब जारी हैं। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा ना करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, एफसी को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है। हमने आर्मी को शिप से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बात की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनाफिक नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं हमने कि जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तलिफ हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाजत मिली थी और प्रॉपर चैनल से आए, आप जरूर जलसा करें, आपका आईनी हक है। उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की कोई नरमी तवक्को ना करें। जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ बात ये वो। खबर दें आपको, वफाकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आने वाले 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुजाहिरीन में 60 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन से कील लगे डंडे, गुलेल और कंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। आज रात से रेड जोन में रेंजर्स को तैनात कर दिया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आज रात से रेड जोन में रेंजर्स को तैनात कर दिया जाएगा। वफाकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा जमान मुगल से। जी जमान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस की आईजी और वजीर दाखिला की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वफाकी पुलिस ने 412 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो बज़ाहिर डी चौक में मुजाहरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास गरेले भी थी, उनके पास लाठियां भी थी, उनके पास डंडे भी थे और कील भी थे, और वो मुजाहरा नहीं करना चाहते थे बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और ऑपरेशनल पुलिस है उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां करना चाहते थे। और इस्लामाबाद पुलिस ने 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि पीटीआई की तरफ से जो है वो जुम्मे के रोज की जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, उसी तनाजर में ये कार्रवाई की गई है। और इस्लामाबाद पुलिस और वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि कोई भी शख्स खिलाफ कानून जो एहतजाज करेगा तो उसके साथ नरमी नहीं बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी। हर टीम में 15 से 17 पुलिस एहलकार और अफसरान को शामिल किया गया है। टीमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार करेंगी। हर टीम का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होगा। गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की सरबराही एसपी रैंक का अफसर करेगा। गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई टीमें आज रात से क्रैकडाउन शुरू करेंगी। थानों की मदद से मकामी अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज के लिए आने वालों को भी यही टीमें गिरफ्तार करेंगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 6 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद होगी।
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو موبائل نیٹ ورک بند رکھنے کی تجویز دی ہے۔ راولپنڈی پولیس کے 4000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پولیس کو آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں پہنچا دی گئی ہیں۔ کسی بھی کارکنان کو احتجاج کرنے کی صورت میں فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ کی پابندیوں کا توڑ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق احتجاج میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے کارکنان کو سپہر 3 بجے متحرک ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ نزدیکی اضلاع کے کارکنان رات اسلام آباد اور راولپنڈی میں آمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علیم گنڈاپور نے سوابی میں مردان، ایبٹ آباد اور حویلیاں کے ایم پی ایس کو زیادہ سے زیادہ کارکنان اسلام آباد پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ ایم این ایس کے علاوہ مرکزی قیادت کو دیے گئے مختلف مقامات پر ظاہر ہو کر علامتی احتجاج ریکارڈ کرانے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے آج جڑواں شہروں کے تمام نجی تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ایسوسی ایشن ڈاکٹر ملک ابرار حسین کے مطابق آج راولپنڈی اسلام آباد کے تمام نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں میں چھٹی کا فیصلہ راستوں کی بندش اور بچوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ابرار حسین نے کہا ہے کہ دیہی اور دور دراز علاقوں میں قائم نجی تعلیمی ادارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ادارے بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ خود کریں۔ خبر دیں آپ کو، سپریم کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج۔ اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 20 وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں لطیف کھوسا، سینیٹر شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، اعظم سواتی اور دیگر کو نامزد کیا گیا۔ وکیل مصطفین کاظمی کو مقدمے میں نامزد ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے کے مطابق پولیس افسران اور اہلکاروں سے مزاحمت کی، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، ٹائر جلا کر راستے بند کیے گئے۔ مقدمے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والے 100 سے زائد نامعلوم افراد بھی شامل۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ سابق صدر پاکستان عارف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل کر دیا گیا۔ ڈینٹل کلینک سابق صدر کے کراچی میں واقع رہائشی بنگلے میں قائم تھا۔ کلینک کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے سیل کیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے پولیس کی بھاری نفری نے کارروائی میں حصہ لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈینٹل کلینک کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی میں واقع ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکیل جمالی کی سربراہی میں اس کارروائی کو مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ کے پی پر تنقید، کہا جن لوگوں سے کام نہیں ہوتا وہ ذہنی مفلوج ہیں۔ آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھول میں نہیں رہنا۔ کہا مجھے کے پی سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو وسائل آپ کے پاس ہیں عوام پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے۔ 38% جو ہے مہنگائی تھی پچھلے 4-5 سال، نااہلی نالائکی کی وجہ سے اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے مہنگائی 38% پہ تھی۔ روٹی 25 روپے کی ملتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے۔ میں پاکستانی پہلے ہوں، پنجابی بعد میں ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں وعدہ خلافی کے بعد بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ نواز شریف مجھے کیوں نکالا کا جواب اپنی بیٹی اور بھائی سے مانگیں۔ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں کس نے وزیر اعظم بننے کی امید دلا دی ہے۔ اے بی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا فواد چودھری کی قدر لیکن ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ اجازت، بدماشی کی اجازت، عورتوں سے بدتمیزی کی اجازت، بزرگوں پہ لاٹھی چارج کی اجازت، معصوم پختون پنجابی بچوں کے اوپر شیلنگ کی اجازت، ربر بلٹس کی اجازت، یہ حکومت کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں کس نے ایک نئی لائن پہ لگایا ہے آج کل۔ اتنی جلدی میاں شہباز شریف کو اگر وہ فارغ کر کے انہیں وزیر اعظم بنانے کا کوئی لارا دے چکے ہیں تو میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کا جواب تو 2 بندے دے سکتے ہیں، ہم تو اب دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ ایک میاں شہباز شریف صاحب ہیں
और दूसरी पंजाब की वजीर आला है। खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि नो एंगेजमेंट विद पीपल हु कैन नॉट कीप देयर प्रॉमिसेस। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई ने सीपैक को सेकंड लाइंस किया। आईनी तरमीम के मामले पर हॉर्स राइडिंग नहीं होगी। अगर बिल्डोज करना होता तो उसी वक्त कर लेते, हमने तो मुशावरत शुरू की हुई है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आईनी तरमीम के मामले को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। IMF प्रोग्राम से हमें 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है। हमारे लिए अगले 3 साल फैसला कुन है। IPPs के मामलात और डिस्कोर्स की निष्कारी पर संजीदगी से काम हो रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम जल्द कौमी माशी एजेंडा पेश करेंगे। रूस के साथ बार्टर मुआहदों के तहत आगे बढ़ा जाएगा। चीन के साथ सीपैक फेज 2 को आगे बढ़ाने पर बातचीत के बाद लाएअमल बनाया जाएगा। फेज 2 को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम का बिल मौखर करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर करे। ऑपोजिशन भी SCO इजलास तक एहतजाज की कॉल वापस ले। मौलाना फजल रहमान ने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हुकूमत इस काबिल नहीं है कि आईनी तरमीम लाए। आईनी तरमीम पर हुकूमत की इजलत पर हैरत है। नई तरमीमी की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। हम आर्टिकल 63 से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। बात यह है कि फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग या खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्त के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तिलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम की सफ़ों से न जाए और मेहमानों का यहाँ पर जो मौजूदगी है उसमें कौम एक सफ पर नजर आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अदलिया आयन को रीराइट नहीं कर सकती। ये बात तय है। आयन ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला हुआ है तो खुला रहने दें। मौलाना के वोटों के जरिए ही आईनी तरमीम आएगी। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना हो सकी तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। देखिए, हमें मौलाना साहब के वोट की जरूरत है, मौलाना साहब की भी जरूरत है। हमें वोट से ज्यादा मौलाना की अपनी जरूरत है। मौलाना एक कोनामश बड़े मुदब्बर बड़े जीरक सियासतदान हैं। जमहूरी तौर तरीकों पर यकीन रखते हैं। यहाँ आपको मालूम है कि उन्होंने भी बड़ा धरना दिया था लेकिन एक गाड़ी नहीं रुकी थी, एक फर्द के लिए मुश्किलात नहीं पैदा की थी। वो ये है कि अगर हम चेन ऑफ कमांड हो जाती है उनके जहन में गालबन ये है तो फिर इस तरमीम के रास्ते में नई मुश्किलात आ जाएंगी। मुश्किलात इसलिए आ जाएंगी कि जो 12 जुलाई का फैसला है, 12 जुलाई के फैसले को लिखने वाले लोगों के हाथ में अगर कमांड आएगी, जो कि आनी है, तो उसका नतीजा ये होगा कि एक टसल बढ़ेगी। यानी जो पहले उन्होंने इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए 6 मई को फैसला किया, वो आइंदा फिर इस तरमीम के लिए कभी कोई हमें स्पेस नहीं देंगे। शायद उनकी मुराद ये है, जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त बात करते हैं वो। वेलकम बैक। खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम और ज़मीनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की तकरीर की गई है। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर और रावलपिंडी के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी अजरदारियां निपटाएंगे। ट्रिब्यूनल्स में 8 जजेस की तकरीर की गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ट्रिब्यूनल्स में 4 हाजिर सर्विस जबकि 4 रिटायर्ड जजेस शामिल हैं। NA 37 में वोटों की दोबारा गिनती का केस, सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने PK 78 पेशावर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने पर इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश की। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन क्यों फरेक बन रहा है।
उम्मीदवारों को आपस में लड़ने दें, क्या अदालत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त अहकाम जारी करे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के इख्तियार पर कतगन लगाई। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने रिमार्क्स दिए कि नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज सुबह दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार अकमल खान बारी ने सरदार लतीफ खोसा के जरिए दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो साबित नहीं किए जा सके। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने डी सीट करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नून लीग और काफ लीग ने रेफरेंस स्पीकर को भिजवाए थे। रेफरेंसेस में कहा गया है मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। आदिल खान बाज़ाई कौमी असम्बली के हल्का 262 क्वेटा 1 से रुकने मुंतखब हुए थे। इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। रेफरेंसेस के मतन में लिखा गया है कि कवानीन के मुताबिक मेंबरान पार्टी गाइडलाइंस के पाबंद हैं। रेफरेंसेस में मेंबरान की खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डीरील होती रही है कि अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की अपीलें मुत्तफिका तौर पर मंजूर करते हुए आर्टिकल 63A की तशरीह का गुज़श्ता फैसला कलादम करार दे दिया। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो। अदालत ने समाअत के दौरान अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 63A का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस पर अली जफर बोले कि ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसलिए डिरेल होती रही कि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या अदालत मामला सदर मुमलिकत को भेज दे कि वो फैसला करें किस राय से मुत्तफिक हैं, जिसकी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मुखालफत की। कहा कि आईनी दरखास्तें निपटाने का मामला सदर मुमलिकत को नहीं भेजा जा सकता। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर फारूक एच नाइक ने बताया अगर सदर मुमलिकत राय पर अमल न करे तो अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आर्टिकल 63 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम के लिए राय हमवार कर दी। आज का फैसला पाकिस्तान के आइन के खिलाफ आया है। पीटीआई की नशिस्तें आज उन्हें देने का फैसला आया है जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने नामंजूर कर दिया था। आज का फैसला आर्टिकल 8 की भी खिलाफ वर्जी है। आज के बाद अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो कुछ मुल्क में हो रहा है सब आईनी हो जाएगा। जो फैसला आया है 63A के हवाले से इसका एक सियाक व सबाक है। ये फैसला आए हुए 2 साल अब गुजरने को आए हैं। 2022 में ये फैसला आया था। 2022 के बाद इसको उठाकर आज नजरसानी के लिए मुकर्रर करना 3 दिन में एक फैसला दे दिया गया। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। किसी भी सियासी जमात को अगर कलअदम करार दिया जाता है, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ करार दिया जाता है, तो उस जमात के खिलाफ रेफरेंस भी इस आईनी अदालत को भेजा जाएगा कि उस जमात को कलअदम करार दिया जाए। तो ये है मंसूबा साजों के। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील की तफ्तीशी अफसर पर जराह मुकम्मल न हो सकी। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी के डियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की, जहां बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया।
समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जराह की, ताहम जरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर भी बुशरा बीबी के वकील तफ्तीशी अफसर पर जराह जारी रखेंगे। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पीटीआई को अब लाशें चाहिए। पीटीआई के सरबराह लाशों की सियासत करना चाहते हैं। फैसल वावडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर कौम को गुमराह कर रहा है, केपी के वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। पीटीआई ने फैज हमीद को अपना बाप बना लिया था। हमारी अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा। अली अमीन गंडापुर एक प्यादा है। फैसल वावडा ने कहा कि 190 पाउंड और 9 मई कोई सियासी केस नहीं है। पीटीआई वाले जानबूझकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं ताकि हालात खराब हों, गोलियां चल जाएं, खुद बंदे मार दें और मुद्दा किसी और पर डाल दें। इस तर्ज की सियासत से हमें निकलना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तसादुम की सियासत हुकूमत की जानिब से की जा रही है। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नून लीग शुरू से पंजाब कार्ड्स का इस्तेमाल करती आ रही है। निहत्ते मुजारिन पर गोलियां चलाना जमहूरियत के खिलाफ बगावत है। सियासत को सिर्फ सियासी इदारों के हवाले किया जाना चाहिए। हुकूमत ने मुल्क के तमाम इदारों को सियासत की भेंट चढ़ा दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली की पैदावार, सार्फिन पर बोझ। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 51 पैसे बिजली की महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 85 करोड़ से ज्यादा इजाफी बोझ पड़ेगा। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट राना सिकंदर हयात ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में फ्यूचर इनोवेटर कॉन्टेस्ट 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग मेयारी तालीम और तहकीकी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। राना सिकंदर हयात ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम और नए कैफेटेरियाज का भी इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब जदीद तकाज़ों से हम आहंग मेयारी तालीम और तहकीकी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। नौजवानों की सूरत में एक बड़ी ताकत हमारे पास है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को दुनिया की 500 बेहतरीन जबकि पाकिस्तान की 10 बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में शामिल कराने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।